हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट 9 का। ठीक है, यह हम देखेंगे 9वां प्रैक्टिस सेट संस्कृत का, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एच टेट, रीट जितने भी शिक्षक भर्ती की एग्जाम है ये सबकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये 9वां प्रैक्टिस सेट हम आज करेंगे। ये स्पेशल यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक पेपर और पेन लेके बैठना और लास्ट में जरूर वीडियो को पहले पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है दोस्तों, आपकी जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होने वाले हैं आप मेरे साथ पढ़िए। आपके संस्कृत में से आपको कुछ ही नहीं आता है ना, तब भी आप 25 नंबर आराम से लाएंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो 28-29 भी ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर जरूर लेके बैठना दोस्तों, क्वेश्चनों को नोट करना, लास्ट में जरूर कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देर न करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर लगा रहे हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, री री वर्ण और अर्मिथि सवर्ण वाच्यम से किसकी सवर्णता बताई गई है? तो किसकी बताई गई है दोस्तों? ए री और ए की बताई गई है, बी और री की बताई गई है, सी री और ओ की बताई गई है, डी री और ली की बताई गई है। तो किसकी सवर्णता बताई गई है दोस्तों? इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों री और ली की बताई गई है। डी आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों, री और ली अलग अलग करेंगे वर्ण। ठीक है, किसकी यहाँ पर पूछा है, इनमें किसकी सवर्णता बताई गई है? तो री की बताई गई है दोस्तों और ली की बताई गई है। आपका डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इचू ऐसा नाम डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो दोस्तों, आपने सूत्र पढ़ा होगा उच्चारण स्थान में कि इचू ऐसा नाम क्या होता है। तो इचू ऐसा नाम क्या होता है दोस्तों? तालु। तालु आपके किस ऑप्शन में है? तालु 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 आपके बी है। बी इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आपसे एग्जाम पूछते कि मैं बार बार इससे भी पहले मैं दोस्तों इस क्वेश्चन की बार बार चर्चा करते आया हूँ कि आपसे एक वर्ण से आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, तो इचू ऐसा नाम एक सूत्र है, इचू ऐसा नाम तालु। तालु से उच्चरित होने वाले आपके कौन कौन से वर्ण हैं? तो ई, फिर बड़ी ई हो गया, और चू, चू का मतलब दोस्तों च वर्ग हो गया, च छ ज ज इया हो गया, और तालव्य स हो गया। ठीक है, ये आपके किससे उच्चरित होते हैं? तो तालु से उच्चरित होते हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों हर वीडियो में आपसे मूर्धा का भी बताते आया हूँ, कंठ का बताते आया हूँ, वष्ट का भी बताते आया हूँ दोस्तों, कि बार बार इन क्वेश्चनों की चर्चा करते आया हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर दोस्तों आपको देखना है तो उसमें अगली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो अंतस्थ वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न कौन होते हैं दोस्तों? स्पृष्ट होता है, ईसत स्पृष्ट होता है, या विपरीत होता है, या समृद्ध होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? तो ये कहता है एक पद में, और बी धातु उपसर्ग में, सी समास में, डी सभी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 5वां, मनीषा का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? मनः धन ईसा होगा, या मनस धन ईसा होगा, या मनी धन सा होगा? डी आपका हो जाएगा मनः धन ईसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनीषा का संधि विच्छेद। तो दोस्तों स में हलंत रहेगा, आपका सही आंसर बी सही हो जाएगा। ऐसे बनेगा मनस धन ईसा। ठीक है,
आपका बी सही हो जाएगा। मनस धन ईसा, मनीषा का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लास्ट में वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने सही किए हुए हैं। ठीक है, और जो दोस्त नए हैं वो पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों शामिल किया गया है सबसे, इससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रगृहम संज्ञक सूत्र है, प्रगृहम संज्ञा है, तो संज्ञा कौन है दोस्तों? प्रगृहम संज्ञक, तो दोस्तों इसका आप कौन हो जाएगा? हरि हो जाएगा, गंगे हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, या सभी हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, हरि भी हो जाएगा, गंगे भी हो जाएगा और विष्णु भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला रहा, संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सी तृतीया का होता है और डी षष्ठी का होता है। तो किस विभक्ति का संबोधन में विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये इसमें हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से गलत मार्क करके आइएगा एग्जाम में। संबोधन में, संबोधन जो विभक्ति है दोस्तों वह हमेशा प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा, तिलेषु तैलम वाक्य में तिलेषु पद में प्रयुक्त विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है दोस्तों? तृतीया विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तृतीया विभक्ति है। ठीक है, नहीं सॉरी गाइस, तृतीया नहीं होगी, इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। क्या होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा हिमालय से निकलती है, इसका अनुवाद क्या होगा? पहला, गंगा हिमालय निर्गच्छति, बी गंगा हिमालयात निर्गच्छति, सी आपका है गंगा हिमालयात निर्गच्छति। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आपका हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा गंगा हिमालयात निर्गच्छति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सत्रि प्रत्यय किस काल का बोधक है? सत्रि प्रत्यय किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का है या भूतकाल का है, भविष्य काल का है या किसी का नहीं है? तो किसका प्रत्यय बोधक है दोस्तों? तो जो सत्रि प्रत्यय है वो आपका वर्तमान काल का बोधक है, पहला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तित होने पर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा दोस्तों? मया गम्यति, बी मया गम्यते, सी महम गम्यामि, डी अहम गम्यते। तो इसका सही क्या बनेगा दोस्तों? अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों मया गम्यते, मया गम्यते आपका बी हो जाएगा सही। ठीक है, और टिक करते चलना दोस्तों, और मेरे बताने से पहले आंसर जरूर आप टिक कर लेना कि ये बी सी डी में से कौन सा सही है, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पठनीयम रहेगा, पाठनीयम गलत है, पठनीयम रहेगा। क्या रहेगा? पठनीयम। पठनीयम पद में धातु और प्रत्यय है, तो पठनीयम में कौन सा धातु है प्रत्यय दोस्तों? पठधन अनियर है या पठधन सत्री, तो कौन सा है इसका सही आंसर? मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर पठनीयम कौन सा है? मैं लिख दे रहा हूँ इसको फिर से कि पठनीयम क्या है? पठनीयम। ठीक है, तो इसमें पठ धातु और अनियर प्रत्यय है, पठ धातु और अनियर प्रत्यय लगाने पर पठनीयम बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चटका में स्त्री प्रत्यय है, तो चटका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? चाप प्रत्यय है, डाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है या कोई नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? तो चटका में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय है। क्या है? टाप प्रत्यय, क के नीचे हलंत रहेगा दोस्तों। ठीक है, टाप प्रत्यय आपका है सही आंसर हो जाए। आपसे एग्जाम में यूपी टेट में एक क्वेश्चन बना भी था दोस्तों, 2020 में पूछा भी था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो का अंत तक देखिए, आपसे मैं कह रहा हूँ ना कि जितना मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा दोस्तों, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। अस्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अस्था धातु में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों? तो अस्थाती हो गया या अस्थानी होगा या अस्थामी या तिष्ठामी होगा। तो इसका सही क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही बनेगा आपका
तिष्ठामि। क्या बनेगा? तिष्ठामि किसमें है? तो डी बन जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रामयाम रमा प्रतिपादक के किस विभक्ति एवं वचन का रूपक है? रमायाम दोस्तों एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा रामायाम। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? रामायाम। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, रामायाम, यहाँ पर रामयाम हो गया है, गलत है। तो रामयाम रमा प्रतिपदक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो दोस्तों आप राम का रूप पढ़ेंगे, रमा विभक्ति के किस वचन का रूप है और राम का रूप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये किस विभक्ति का, मैं 4 ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों। द्वितीय एक वचन का है, बी चतुर्थी एक वचन का है, सी षष्ठी बहुवचन का है, डी सप्तमी एक वचन का है। तो किस वचन का रूप है दोस्तों? तो यह आपका सप्तमी एक वचन का रूप है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्यर्थे पृथगर्थ्या स्वर व्यंजने सहते, यह किस अलंकार का लक्षण है? अनुप्रास का है, बी यमक का है, सी श्लेष का है, डी उपमा का है। तो किसका है दोस्तों? यह किसका है? तो ये दोस्तों किसका है? यमक अलंकार का लक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और यही क्वेश्चन आपसे उठ के आ सकता है। सत्यर्थे पृथगर्थ्या स्वर व्यंजने सहते, यह किस अलंकार का लक्षण है? तो यमक अलंकार का लक्षण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 101 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? 101 संस्कृत में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? द्व्याधि शतकम कहते हैं, एकाधि शतकम कहते हैं, एकाधि शतम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक शतकम कहते हैं। तो इसमें से कौन से हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आपका आंसर हो जाएगा एकाधि शतकम। म के नीचे हलंत रहेगा दोस्तों, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा 101 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो एकाधि शतकम कहते हैं। आप थोड़ा बताइए, त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं? ए कहता है धर्म अर्थ मोक्ष आते हैं, बी धर्म काम मोक्ष आते हैं, सी धर्म अर्थ काम आते हैं, डी कहता है अर्थ धर्म काम आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, आपका सी सही हो जाएगा। त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म अर्थ काम आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहा द्विरेफा पद का अर्थ है। तो द्विरेफा पद का क्या अर्थ होगा दोस्तों? सारंग होगा, बी मृग होगा, सी बगुला होगा, डी भौरा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी भौरा। क्या हो जाएगा? भौरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न अव्यय पद चुनिए, इन चारों में से कौन भिन्न है आपको उसको चुनना है। तो कौन है दोस्तों? इदानीम में मेहनत रहेगा, इदानीम हो गया, संप्रति हो गया, 2 ऑप्शन में और नीचे जा रहा हूँ, अधुना हो गया और डी आपका कदा हो गया। तो इसमें आपका सही क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा डी कदा। क्या हो जाएगा? कदा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में गद्य एवं पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है। ये कहता है अभ्यास का सिद्धांत, बी प्रयत्न का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बताइए और जरूर आप कमेंट करना लास्ट में कि आपने 30 में से कितना सही किया। मैं बार बार कमेंट करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपने 30 में से सही कितने किए हैं, तभी पता चलेगा कि नहीं आपको कितना आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, हम उसके हिसाब से भी आपको वीडियो बना के डालेंगे ताकि वो क्वेश्चन भी आपको आए। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चनों के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से भी आपको बता दूंगा। तो चलिए इसका पहले बताइए 21 का कौन सा सही हो जाएगा। तो 21 को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। संस्कृत के गद्य एवं पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है। तो कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है आपका? तो आपका यह अभ्यास का सिद्धांत। दोस्तों बार बार अभ्यास करने से किसी शब्द को बार बार पढ़ेंगे ना, तो जो उसकी त्रुटि होती है पढ़ने में, वो त्रुटि आपसे दूर हो जाएगी और आप शुद्ध पढ़ने लगेंगे और तेज से भी पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा कि हर बारटी रहेगा दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हर बारटी है। पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन से पद नहीं है? हर बारटी है, पंचपदी में से निम्नलिखित में से कौन से पद नहीं है? तो पहला व्याख्यान नहीं है,
दूसरा प्रस्तावना नहीं है, सी तुलना नहीं है और डी सामान्यीकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नहीं को आप गोला कर लेना, क्योंकि प्रस्तावना भी आपका आता है पंचपदी में और तुलना भी आती है और सामान्यीकरण भी आती है। जो व्याख्यान है दोस्तों पहला ये नहीं आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 का। आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? ए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी अंग्रेजी भाषा और डी उर्दू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा डी उर्दू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए? ए प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए, बी मध्य स्तर पर होना चाहिए, सी उच्च स्तर पर होना चाहिए और डी मध्य एवं उच्च स्तर दोनों पे होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जरूर कमेंट करना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों सही इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तर पर। ठीक है, उच्च स्तर पर पत्र लिखने का उपयोग दोस्तों फिर से पढ़ देता हूँ कि संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए? तो नहीं आपका प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए, नहीं मध्य स्तर पर होना चाहिए, नहीं मध्य एवं उच्च स्तर पर होना चाहिए। होना चाहिए तो किस पे होना चाहिए? केवल उच्च स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो समझ सके। अभी हम छोटे बच्चे को पत्र लिख देंगे संस्कृत में तो उसे पढ़ना ही नहीं आएगा, तो क्या जानेगा कि नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 का। बताइएगा, अदादी गण में कुल कितनी धातुएं होती हैं? तो अदादी गण में दोस्तों कुल कितनी धातुएं होती हैं? तो 72 धातुएं होती हैं। मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, तो कितनी धातुएं होती हैं? 72 होती है। आपसे एग्जाम पूछते कि धातुएं कितनी होती हैं? तो धातुएं कितनी होती हैं दोस्तों? धातुएं आपकी 2000 लगभग होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्ति कितनी होती हैं? तो विभक्ति आपकी 7 होती हैं। लकार कितने होते हैं? तो लकार आपके 10 होते हैं। कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद करिएगा दोस्तों। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और कारक कितने होते हैं? तो कारक 6 होते हैं। अब संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है दोस्तों। और आपसे पूछते लकार कितने होते हैं? तो लकार 10 होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 27 का। 8 अध्यायों के शास्त्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी कहा जाता है, रामायण कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है, रीति संहार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अष्टाध्यायों के अध्याय को जो क्या कहता है? अष्टाध्यायी कहा जाता है। आपसे पूछता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो आचार्य पाणिनि जी की रचना है। ठीक है, इसमें 8 अध्याय हैं दोस्तों, इसलिए इसे 8 अध्याय कहा जाता है। 8 अध्याय हैं। प्रत्येक पाद में दोस्तों 4 पहले। ठीक है, और रामायण पूछते रामायण किसकी रचना है? तो आचार्य वाल्मीकि की रामायण की रचना है। महाभारत पूछते किसकी रचना है? तो महाभारत दोस्तों वेद द्वारा लिखित रचना है। पूछते रामायण में कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं, या खंडों में विभाजित है दोस्तों। और महाभारत पूछते महाभारत कितने पर्व में विभाजित है? कितने पर्व हैं? तो अब महाभारत में 18 पर्व हैं। पूछते रीति संहार किसकी रचना है? तो रीति संहार दोस्तों महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शनों के बारे में चर्चा कर दिया दोस्तों। मैं जो पहले भी बता चुका हूँ इन सभी क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, अब मैं नहीं सोचता हूँ कि बार बार चर्चा करते चलूँ और वीडियो लंबी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 का। संक्षिप्त नियमों को क्या कहते हैं? ए सूत्र कहते हैं, बी प्रत्याहार कहते हैं, सी कारक कहते हैं और डी वचन कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर बताइएगा। संक्षिप्त नियमों को क्या कहते हैं? तो सूत्र कहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार आपसे पूछते कितने होते हैं? तो प्रत्याहार 42 होते हैं। अगर 42 आपसे हमने न मिले, 43 44 मिले, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। कारक कितने होते हैं? तो कारक मैंने अभी पहले बताया, कारक 6 होते हैं। संबोधन और संबंध और संबोधन कारक नहीं माना जाता। वचन कितने होते हैं? तो वचन 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 29 से बताइएगा। संधि का क्या अर्थ है? संधि का क्या अर्थ है? जोड़ या मिलान, बी
अलगा सी पूरक डी भिन्न। तो दोस्तों संधि का सही अर्थ क्या है? तो जोड़ या मिलान करना संधि का सही अर्थ है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अच में आते हैं, बी हल में आते हैं, हलंत रहेगा, सी स्पृष्ट में आते हैं और डी सल में आते हैं। तो किस में आते हैं दोस्तों? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सभी स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर आपके 9 होते हैं। ठीक है। हल प्रत्याहार में दोस्तों आपके सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है। और स्पृष्ट पूछ दे कि स्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं? स्पृष्ट वर्ण 25 होते हैं दोस्तों। क से म तक के वर्ण को स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। ठीक है। और सल पूछ दे, सल प्रत्याहार है दोस्तों, इसका एक सूत्र है सल उस्मार। क्या? सल उस्मार। स स स ह को इसमें 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन है? स, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह। ये सभी आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। हाँ, उससे पहले आपने 30 प्रश्नों में से कितना सही किया हुआ है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सही किए हुए हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में हम। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।